नमस्कार, मेरा गांव मेरा देश देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ विवेक तिवारी। बुलेटिन की शुरुआत करते हैं बड़ी खबर के साथ। निकाय चुनाव के लिए जो प्रचार था वो अब थम गया है। घर घर जाकर उम्मीदवार अब जनसंपर्क कर सकते हैं। तो आदर्श आचार संहिता निकाय चुनाव को लेकर के अब लागू कर दी गई है। 19 जून को निकाय चुनाव के लिए मतदान किए जाएंगे और 22 जून को निकाय चुनाव के रिजल्ट जो परिणाम है उसको घोषित किया जाएगा। तो निकाय चुनाव का जो प्रचार चल रहा था वो अब थम गया है। अब प्रत्याशी डोर टू डोर कैंपेन कर सकते हैं और अपने पक्ष में वोट करने की अपील कर सकते हैं। लेकिन जो निकाय चुनाव का प्रचार शोर चल रहा था, चुनाव के लिए जो प्रचार बड़े पैमाने पर किए जा रहे थे, व्यापक स्तर पर किए जा रहे थे, अब वो थम गए हैं। अब प्रत्याशी सिर्फ और सिर्फ घर घर जाकर डोर टू डोर कैंपेन करके लोगों से अपने पक्ष में मतदान करने की, वोट डालने की अपील कर सकते हैं। तो आपको बता दें कि 19 जुलाई को निकाय चुनाव के लिए वोटिंग की जाएगी और 22 जून को इसके नतीजे घोषित होंगे। और निकाय चुनाव पर ज्यादा बातचीत करने के लिए हमारे संवाददाता फरीदाबाद से संजय गुप्ता लाइव जुड़ रहे हैं। संजय, मैं सीधा आपका रुख करूंगा। निकाय चुनाव का जो प्रचार शोर था वो अब थम गया है। अब किस तरह की तैयारियां व्यापक स्तर पर, जमीनी स्तर पर देखने को मिल रही है और क्या कुछ बदल गया अब? जी बिल्कुल विवेक, मैं आपको बताना चाहूंगा कि जो यहाँ पे लाउड स्पीकरों का शोर जनता की नाक में और सिरदर्द किए हुए था वो पूरी तरह थम चुका है। जो आदर्श आचार संहिता है वो लागू हो चुकी है। हालांकि जैसे ही होडल में और पलवल में, जहां पे नगर परिषद के चुनाव हैं, आचार संहिता लागू हुई है, ऐसे ही बारिश ने यहाँ की सड़कों को जलमग्न कर दिया है, जिससे कि अभी कोई भी प्रत्याशी या फिर हम बात करें लोगों की, जनता की, अभी कोई बाहर नहीं निकल पा रहे हैं। लेकिन जो मतदान उसका जो डोर टू डोर लोगों के पास जाने का जो सिस्टम रहेगा प्रत्याशियों का, या फिर हम बात करें कि अब वो जो धनबल का जो सिस्टम रहता है या फिर शराब बल की जो बातें होती हैं, इस तरीके की सारी प्रक्रियाएं जो यहाँ के उम्मीदवार हैं, चेयरमैन पद के प्रत्याशी हैं, उनके द्वारा अपनानी शुरू कर दी जा चुकी है। मैं ये बात इसलिए पुष्ट कर रहा हूं कि अभी कुछ देर पहले एक इस तरीके के मैं प्रोग्राम में था जहां पर जो प्रत्याशी है उसके जो समर्थक थे वो लगातार शराब के लिए क्वार्टर्स मंगवाने की बात कर रहे थे, और वो क्वार्टर्स कहाँ रखवा रहे थे हम कोशिश करेंगे उसको भी हम जाने। लेकिन जो मैं बताना चाहता हूं वो ये कि यहाँ पर जो आदर्श आचार संहिता जो लागू हुई है, इसके बाद में अब केवल डोर टू डोर कैंपेन की जा सकती है। इसके अलावा लाउड स्पीकर के जो शोर है या दफ्तरों की बात करें वो पूरी तरह बिल्कुल बंद हो जाएंगे, या फिर हम कहें तो वो बिल्कुल ना घरों पे जाकर अपनी रणनीति बनाने का काम करेंगे। जी विवेक। ठीक है संजय, आप कई लोगों के साथ में मौजूद है। आपने इस दौरान एक बड़ी बात भी कही कि शराब के लिए भी जो है कई लोग, कई प्रत्याशी है, उनके कार्यकर्ता मारामारी करते हुए दिखाई दे रहे हैं। आपके साथ में तमाम लोग मौजूद हैं। क्या लगता है चुनाव जो होने वाले हैं, निकाय चुनाव को लेकर के अब किस तरह की तैयारियां जमीनी स्तर पर देखने को मिलेंगी? और जो लोग आपके साथ में मौजूद हैं उनसे थोड़ी बातचीत करके आप भी कोशिश करिए कि क्या समीकरण है और किस तरह के चुनावी नतीजे, क्या परिणाम आ सकते हैं, कैसा माहौल है? विवेक, मैं सबसे पहले आपको अपडेट करना चाहूंगा कि मैं अभी होडल नगर परिषद क्षेत्र में हूं, जहां पर 21 वार्ड हैं और 21 वार्ड के लगभग 50,000 से ऊपर मतदाता इस बार 19 तारीख को मतदान करेंगे। अगर हम इस बेल्ट की बात करें तो इस बेल्ट में ये पूरा इलाका जांच बाहुल्य इलाका माना जाता है। यहाँ पर जो जांच मतदाता है वो निर्णायक साबित होते हैं। और दूसरी तरफ मैं बताना चाहूंगा कि इससे पहले जब ये नगर पालिका थी तो यहाँ पर ये जो एरिया था ये शहरी क्षेत्र था। इसके अलावा इस बार यहाँ पर एक गढ़ी पट्टी है और एक बेड़ा पट्टी है, दो बड़े बड़े गांव नगर परिषद क्षेत्र में शामिल किए गए हैं, जिनके मतदाता इस बार निर्णायक साबित होंगे। दूसरा मैं एक बात और अपडेट करना चाहूंगा कि यहाँ पर जो हरियाणा के जो इस बार कांग्रेस अध्यक्ष बने हैं चौधरी उदयवान, वो कहीं ना कहीं होडल के रहने वाले हैं और कांग्रेस हालांकि सिंबल पर चुनाव नहीं लड़ रही है, केवल भारतीय जनता पार्टी और आम आदमी पार्टी सिंबल पर चुनाव लड़ रही है। लेकिन जिस तरीके से उदयवान ने भूषण सरपंच जो बेड़े के हैं उनको समर्थन दिया है, उसके चलते यहाँ पर राजनीति गर्मा गई है। क्योंकि यहाँ पर एक चौधरी हर्ष कुमार है जो हसीन विधानसभा क्षेत्र से विधायक बनते हैं और वहां की राजनीति करते हैं, लेकिन कहीं ना कहीं होडल की जो सीट है, ये चेयरमैनी का जो इलाका है, वहां पर उनका प्रभाव रहता है। तीसरा, यहाँ पर जो जगदीश नायर है वो भाजपा के एमएलए हैं और वो अपने समर्थित जो उम्मीदवार है लखनलाल, उनको जिताने के लिए एडी चोटी का जोर लगा चुके हैं। इसके अलावा मैं आपको यहाँ की ग्राउंड स्थिति सबसे पहले दिखाना चाहूंगा कि यहाँ पर भाजपा जो विकास की बात करती है, उन्होंने कितना यहाँ पर विकास कराया है, कितना वहां पे विकास हुआ। मैं शहर के एक एरिया में मौजूद हूँ, मैं अपने साथी से कहूंगा कि वो दिखाएं कि विकास किस तरीके से भाजपा का विकास है। ये वो एरिया है जो शहर की मुख्य धारा में है और
मैं आपको एक बात बताना चाहूंगा कि अभी पानी से सारा एरिया ढक चुका है। यहाँ पर जगह जगह गटर के ढक्कन खोले हुए हैं, जहाँ पर कभी भी कोई अनहोनी हो सकती है। ये ग्रामीण और शहरी क्षेत्र का बीच का इलाका है। यहाँ पर गटर जो खुले हुए हैं उसमें जैसे बच्चे यहाँ से निकलते हैं या बाइकें यहाँ से निकलती है या पैदल जो महिलाएं यहाँ से निकलती है, उनकी जान माल का यहाँ पर खतरा बना रहता है, क्योंकि पानी में कोई कभी भी गटर में डूब सकता है। ये भाजपा का विकास है। इससे पहले हमने शहर का सर्वे किया था। जब हमने शहर का सर्वे किया तो हमने जगह जगह गंदगी के ढेर देखे। लोगों की जबान पर एक ही बात थी कि छोटी सी बारिश होती है यहाँ पे गड़बड़ा शुरू हो जाता है। बड़ी छोटी छोटी सी समस्या यहाँ पर है। तो निकाय चुनाव में मुद्दा रहने वाला है संजय, निकाय चुनाव में बड़ा मुद्दा रहने वाला है। बिल्कुल ये बहुत बड़ा मुद्दा रहने वाला है। हमारे पास शहर के गणमान्य लोग मौजूद है, उसे हम जानते हैं वो किस तरीके के प्रत्याशी को वोट करेंगे, उनकी क्या इच्छा होगी प्रत्याशी से। इनको खाने के लिए पैसे नहीं चाहिए, हमें सड़क अच्छी चाहिए। इस तरीके के लोग यहाँ पर मुद्दे उठाते हैं, हमें उन लोगों से जानते हैं। सर क्या नाम है आपका? सर आप यहाँ जिस इलाके में रहते हैं यहाँ अच्छे खासे 15-20 हजार रुपए गज के रेट है। बावजूद इसके अभी मैं देख रहा हूँ कि आधा घंटे बारिश हुई है और यहाँ पर पानी कितनी बुरी तरह भर गया। किस तरीके के जीवन यापन चाहते हैं और किस तरीके का चेयरमैन आप सुनना चाहेंगे? बढ़िया काम, किस तरीके के बढ़िया काम चाहते हैं? हाँ जी, चलिए ये नहीं बता पा रहे हैं। हमारे साथ और भी साथी मौजूद है, उनसे हम जानते हैं वो क्या कहते हैं इस मुख्य धारा में। ये बताइए आप, क्या नाम है आपका? किस तरीके का काम चाहते हैं? हम आपसे प्रत्याशी का नाम नहीं पूछ रहे, किसको वोट करना चाहते हैं। हम आपसे केवल एक बात जानना चाहते हैं कि आपका प्रत्याशी कैसा हो, किस मुद्दे पर वोट करेंगे? जो शहर का विकास करेगा, अच्छे जिसके लक्षण होंगे, समाज में जिसकी पहचान होगी, अच्छे घर से ताल्लुक रखता होगा, उस प्रत्याशी को हम विजयी बनाएंगे। समस्याएं क्या रहेंगी? आप तो राजनीतिक गोल गोल बातें कर रहे हैं। समस्याएं बताएं, किन समस्याओं के मुद्दे को आप समाधान चाहते हैं, जिनके मुद्दों पर आप वोट करेंगे? हम समाधान चाहते हैं, हमारे सड़क, नाली, पानी, बिजली, इस चीज से हमारी जनता को ठीक है संजय, कोई परेशानी नहीं आएगी। बिल्कुल बताइए। ठीक संजय, और हम उनके सहयोग में खड़े हैं। संजय आवाज पहुंच रही है अब तक? जी बिल्कुल मैं सुन पा रहा हूँ। ठीक संजय, फिलहाल आपको मैं यहाँ रोकना चाहूंगा। बहुत शुक्रिया हमारे साथ बातचीत करने के लिए। तो बढ़ते हैं खबरों की ओर। अंबाला पहुंचे गृह मंत्री अनिल विज ने अग्निपथ के विरोध में तोड़फोड़ और आगजनी करने वालों पर बयान देते हुए कहा है कि तोड़फोड़ करने वालों को किसी भी सूरत हाल में बख्शा नहीं जाएगा। आगजनी करने वाले लोग सेना में जाने वाले लोग नहीं हो सकते। साथ ही उन्होंने कहा कि शरारती तत्व देश की राजधानी को भंग करने का प्रयास कर रहे हैं। वहीं अनिल विज ने कोरोना को लेकर कहा कि प्रदेश में कोरोना नियंत्रण में है और हालातों पर नजर सरकार की बनी हुई है। तो गृह मंत्री अनिल विज ने दंगाइयों को साफ और कड़े लहजे में चेतावनी देते हुए कहा है कि किसी भी दंगाई को किसी भी सूरत हाल में बख्शा नहीं जाएगा, उनके खिलाफ कड़ी कार्रवाई की जाएगी। तो गृह मंत्री अनिल विज ने दंगाइयों के लिए अपना कड़ा संदेश दिया है। साफ तौर पर उन्होंने कहा कि किसी भी दंगाई को बख्शा नहीं जाएगा और किसी भी सूरत हाल में उनको बख्शा नहीं जाएगा। इसके साथ ही साथ कोरोना को भी लेकर के अनिल विज का बयान सामने आया है और कहा है कि प्रदेश में जो कोरोना की स्थिति है वो नियंत्रण में है और कोरोना की स्थिति पर सरकार की नजर भी बनी हुई है। अंबाला में 2 दिन से हो रही बरसात की वजह से पुलिस चौकी रेजिमेंट बाजार की हालत खस्ता हो गई है। काफी समय से जर्जर पुलिस चौकी रेजिमेंट बाजार की छत का प्लास्टर 2 दिन से हो रही बारिश में कारण उसके बाद तो छत की हालत जर्जर है। तो आपको बता दें कि
लगातार 2 दिन की बारिश के बाद अब कई जगह से पुलिस चौकी की छत गिर गई है। गनीमत ये रही कि उस खस्ता हाल भवन में मौजूद किसी भी शख्स को, कर्मचारी को कोई चोट नहीं आई है और न ही किसी तरह की किसी का कोई नुकसान हुआ है। सूचना मिलने पर अंबाला कैंट सदर थाना प्रभारी नरेश कुमार मौके पर पहुंचे। रेजिमेंट बाजार इलाके के बीजेपी के नुमाइंदों के साथ सलाह मशवरा करके उन्होंने इस चौकी को किसी अन्य भवन में शिफ्ट करने के लिए आग्रह भी किया है, जिस पर इस चौकी को शिफ्ट करने के लिए 2-3 जगह दिखाई गई, लेकिन बाद में यहां सामुदायिक केंद्र पर सबकी सहमति बनी और रेजिमेंट बाजार पुलिस चौकी को इस भवन में शिफ्ट किया गया। बहुत पुरानी बिल्डिंग हो चुकी है, इसका नया बनने के लिए एस्टीमेट जा चुका है। अब बरसात में परसों भी इसकी कुछ छत का टुकड़ा गिरा है, तो टेम्परेरी हम इसमें सामुदायिक केंद्र की बिल्डिंग में हम शिफ्ट हो रहे हैं और जल्द ही उसका नई बिल्डिंग का हमारा निर्माण शुरू हो जाएगा पुलिस चौकी का। टीम हमारी आई है, मंत्री जी ने कहा कि वहाँ जाके स्थान देखो। हमारे वार्ड प्रधान विक्की जी हैं, साथ में यहाँ पे डॉक्टर साहब हैं, तो हम देखने आए थे कि कौन सी जगह ज़्यादा सूट करती है, क्योंकि पुलिस का मामला है, गाड़ियाँ भी खड़ी होनी है, पब्लिक लेनी आनी है। हमने एक अपनी यदुवंशी धर्मशाला, जिसको यादव धर्मशाला कहते हैं, वो भी देखा, पर वो भी इनकम्प्लीट है। कुछ दिन पहले मंत्री जी से बात हुई थी, हमारी चौकी रजौन बाजार की बिल्कुल छत उसकी बार बार गिर रही है। मंत्री जी से बात हुई थी तो मंत्री जी ने उसको पास करा दिया था। अब उनके लिए अल्टरनेट जगह देख रहे हैं जहाँ चौकी शिफ्ट करनी है। मंत्री जी का ऑर्डर हुआ था कोई सूटेबल जगह देख के चौकी शिफ्ट कराओ, तो धर्मशाला थी एक दो हमारी, वो दिखाई। फिर ये पता लगा यहाँ से लाइब्रेरी शिफ्ट हो गई है, ये सूटेबल जगह है, यहाँ आए हम देखने। ये कम्युनिटी सेंटर है और यहाँ लाइब्रेरी थी पहले, लाइब्रेरी आज शिफ्ट हो चुकी है। तो अब ये जगह दिखाई है, उनको ये जगह पसंद आ गई है हमारे एसएचओ साहब को। और फरीदाबाद में देश का सबसे बड़ा अस्पताल बनकर तैयार हो गया है, जो 24 अगस्त 2022 से जनता के लिए खोल दिया जाएगा। इस अस्पताल में 2400 बेड की सुविधा उपलब्ध होगी, 500 से ज्यादा सीसीयू बेड्स होंगे और सारी सुविधाएं पूरी तरह से हाईटेक होंगे। रिपोर्ट देखिए। देश का सबसे बड़ा अस्पताल ग्रेटर फरीदाबाद में बनकर तैयार। 133 एकड़ में बना अमृता अस्पताल, जनता को मिली इलाज की अमृत सौगात। भारत का सबसे बड़ा 133 एकड़ में फैला अमृता अस्पताल अगस्त में खुलने के लिए पूरी तरह से तैयार है। फरीदाबाद के सेक्टर 88 में बने इस अमृता अस्पताल में कुल 2400 बेड्स होंगे। यह कोच्चि केरल में 1200 बिस्तरों वाले अमृता अस्पताल के बाद देश का दूसरा बड़े पैमाने का अमृता अस्पताल होगा, जिसे 25 साल पहले माता अमृतानंदमयी मठ द्वारा स्थापित किया गया था। माता अमृतानंदमयी मठ दिल्ली प्रमुख स्वामी निज अमृतानंद पुरी ने बताया कि फरीदाबाद के सेक्टर 88 में बना अमृता अस्पताल 1 करोड़ वर्ग फुट का होगा, जिसमें 14 मंजिल ऊंचे टावर शामिल होंगे, जो प्रमुख चिकित्सा सुविधाओं और रोगी क्षेत्रों को शामिल करेगा। अस्पताल की 81 स्पेशलिटी ऑन्कोलॉजी, कार्डियक साइंस, न्यूरो साइंसेज, गैस्ट्रो साइंसेज, रीनल साइंस, हड्डी रोग और स्ट्रोक ट्रांसप्लांट और माँ व बच्चे जैसे उत्कृष्टता के 8 केंद्र शामिल होंगे। हम औरों से अलग हैं, इसीलिए अस्पताल भी औरों से अलग होगा। क्या खास हमारी सोच अलग है, हमारी एक पृष्ठभूमि है। हमारा पहले से एक अस्पताल चल रहा है कोच्चिन में और वो सेवा पर आधारित है। वहाँ जैसे मैंने पहले भी बताया, पिछले सालों में लगभग 1200 या 1400 करोड़ की ये या तो सब्सिडाइज्ड या फ्री ट्रीटमेंट वहाँ हुआ है। तो हमारी सोच वैसे ही रहेगी, परंतु ये
क्योंकि आश्रम का है तो यहाँ एथिकल जो आजकल एक व्यक्ति अस्पताल जाता है ना, तो डॉक्टर जितना भी बोल ले, क्योंकि माहौल वैसा बना हुआ है, तब भी मन में एक संदेह रहता है कि क्या है नहीं है। सो दिल्ली में जिनके पास कोई क्षमता है वो एक डॉक्टर को नहीं 2 या 4 डॉक्टर से मिलके आते हैं। सत्य है ना ये? क्योंकि एक जो बोलता है उस पर भरोसा नहीं। आज सुबह भी किसी ने मेरे से पूछा कि 3 डॉक्टर से मिले, राय अलग दी, अब करें क्या आप? ये जो आपकी समस्या है उसका निवारण होगा। बिकॉज वी वर्क इन अ पर्टिकुलर वे, हमारी सोच अलग है। समय में हमारे बोलने से नहीं होता, समय में लोगों का पूरा 100% भरोसा होगा कि जब यहाँ आएंगे तो उन्हें स्पष्ट पता चलेगा कि उनकी बीमारी क्या है। देखो, डायग्नोसिस बहुत बड़ा भाग है, उसके बाद ट्रीटमेंट छोटा भाग है एक प्रकार से। सो डायग्नोसिस ही सही हो जाए, पेशेंट को, व्यक्ति को पता लग जाए कि बीमारी क्या है, उसी में बहुत कुछ हो जाता है। तो वो पता भी चलेगा और उसके हिसाब से आपके अगर घुटने में दर्द है तो आपका ब्रेन स्कैन नहीं होगा। 24 अगस्त 2022 को अस्पताल आम जनता के लिए खोल दिया जाएगा। जब अस्पताल की शुरुआत होगी तो इसमें 500 बिस्तर उपलब्ध होंगे। अमृता अस्पताल को अलग अलग चरणों में चालू किया जाएगा। 2 वर्षों में यह संख्या बढ़कर 750 बिस्तर और 5 वर्षों में 1000 बिस्तर तक हो जाएगी पूरी तरह से, यानी कि 2400 बेड्स के साथ चालू होने पर अस्पताल में 800 डॉक्टरों सहित 10,000 लोगों का स्टाफ तैनात होगा। अमृता अस्पताल फरीदाबाद के चिकित्सा निदेशक डॉक्टर संजीव सिंह ने कहा कि यह विश्व स्तरीय संस्थान होगा, जिसमें पूरी तरह से चालू होने पर अस्पताल में कुल 2400 बेड होंगे, जिसमें 534 क्रिटिकल केयर बेड शामिल हैं। कोचिन के अंदर 1350 बेड का 25 साल से अस्पताल बना रहे हैं। वही लर्निंग लेकर के हम यहाँ पे 2400 बेड का अस्पताल बनाने वाले हैं। यहाँ पे हमारा इसी फैसिलिटी के अंदर मेडिकल कॉलेज भी रहेगा, 150 इनटेक का। हमारे नर्सिंग कॉलेज रहेगा, अंडर अलाइड हेल्थ साइंसेज कॉलेज रहेगा। और उस 2400 बेड अस्पताल के अंदर हमारा 64 मॉड्यूलर ऑपरेशन थिएटर है, कंट्री का लार्जेस्ट। वैसे ही हमारा क्रिटिकल केयर, क्योंकि आजकल जो पेशेंट हैं वो सेकेंडरी केयर तो उनको घर के आसपास में बहुत आराम से मिलती है, लेकिन जब क्रिटिकल केयर होता है वहाँ पे अच्छे हॉस्पिटल में और साइंस बेस्ड हॉस्पिटल में जाना चाहते हैं। तो हमारे पास 534 फुल्ली मॉनिटर्ड डिजिटल क्रिटिकल केयर यूनिट्स हैं। फरीदाबाद के सेक्टर 88 में बना यह अमृता अस्पताल 133 एकड़ में बनकर तैयार है, जिसमें कुल 2400 बेड उपलब्ध होंगे। अस्पताल में एक साथ 64 ऑपरेशन थिएटर एक्टिव रहेंगे, 534 सीसीयू बेड्स होंगे। अस्पताल में बनी लैब पूरी तरह से रोबोटिक होगी। आपको बता दें कि अमृता इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंसेज, जो कि कोच्चि बेस्ड अस्पताल है, जिसको 1998 में शुरू किया गया था, जिसकी दक्षिण भारत के कई राज्यों में इसकी शाखाएं खोली जा चुकी हैं। इसी कड़ी को आगे बढ़ाते हुए अब फरीदाबाद में देश का सबसे बड़ा अस्पताल खोल दिया गया है, जो जनता के लिए किसी वरदान से कम नहीं है। हर खबर के लिए फरीदाबाद से संजय गुप्ता की रिपोर्ट। वहीं अंबाला में संगीत प्रेमियों के लिए खुशखबरी है। दरअसल अंबाला में पहली बार सुरीला संगम होने जा रहा है। अंबाला में इतने बढ़ते स्तर पर पहली बार सुरीला संगम प्रोग्राम का आयोजन किया जा रहा है। इस मौके पर हरियाणा के गृह मंत्री अनिल विज मुख्य अतिथि के रूप में शिरकत करेंगे, तो वहीं अंबाला का पूरा प्रशासन भी इस दौरान मौजूद रहेगा। अंबाला से सांसद रतनलाल कटारिया और विधायक असीम गोयल भी इस मौके पर मौजूद रहेंगे। बताया जा रहा है कि यह उत्तर भारत का पहला ऐसा प्रोग्राम है जिसमें 17 म्यूजिशियन अपनी भूमिका निभाएंगे और इसमें ड्यूट गानों का संगम होगा। इसमें उत्तर भारत के अलग अलग जगहों से कलाकार अपनी परफॉर्मेंस दिखाएंगे। यह 3 घंटे का लाइव प्रोग्राम होगा। 19 तारीख को पहली बार इस प्रोग्राम का आयोजन किया जाएगा और उसके बाद हर साल इस तरह का आयोजन किया जाएगा, जिसमें भारतीय सिनेमा के कलाकारों का भी इन्वॉल्वमेंट किया जाएगा। हम एक म्यूजिकल इवनिंग प्लान कर रहे हैं, पुलिस डीएवी ऑडिटोरियम में रहेगी और समय रहेगा 5:30 बजे शाम को।
इसका नाम है सुरीला संगम द बिगिनिंग। एक कोशिश करेंगे एक ऐसा प्रयास जो कि अंबाला में शायद पहली बार हुआ है, बिकॉज ऐसे थे शो चंडीगढ़, दिल्ली, बॉम्बे में सब जगह होते रहे हैं, बट अंबाला में इस लेवल का शो नहीं हुआ था। तो एक कोशिश रहेगी कि हम अपने अंबाला की ऑडियंस को एंटरटेन कर सकें और उनको पार्टिसिपेशन का मौका मिल सके। हमारे मुख्य अतिथि हैं जो श्री अनिल विज जी, हमारे होम मिनिस्टर जी, और वो हमारी इंस्पिरेशन भी हैं। उन्होंने एक बार मुझे ऑनर किया था, तो वो भी हमेशा यही चाहते हैं कि हमारा अंबाला प्रमोट हो। बादली से होकर गुजरने वाली एनसीआर नहर में नहा रहे लोगों को पुलिस ने खदेड़ा और उन्हें चेतावनी देकर छोड़ दिया गया। दरअसल नहर में नहाने के चलते काफी मौतें हो चुकी हैं, जिस पर जिला प्रशासन संजीदा बना हुआ है और इसी क्रम में धारा 144 का पालन करवाने के लिए बादली थाना प्रभारी बाबूलाल ने एनसीआर नहर का दौरा किया। साथ ही नहर में नहा रहे लोगों को समझाया और उन्हें चेतावनी दी। जिला उपायुक्त कैप्टन शक्ति सिंह ने आदेश जारी किए हैं कि जो भी नहर पर नहाता पाया जाएगा उस पर कानूनी कार्रवाई अमल में लाई जाए और उन्होंने जिले में नहरों पर नहाने पर प्रतिबंध लगाते हुए धारा 144 को लागू कर दिया है। वहीं सभी ब्लॉक लेवल और जिले की छोटी बड़ी नहर में नहाने पर पूरी तरह से प्रतिबंध भी लगा दिया गया है। जो जिला प्रशासन की तरफ से हमें दिशा निर्देश प्राप्त हुए हैं और एसडीएम साहब की तरफ से दिशा निर्देश प्राप्त हुए हैं कि ये बादली के क्षेत्र में जो एनसीआर नहर गुड़गांव में जा रही है, पानी की सप्लाई हो रही है, इसमें काफ़ी लोग जहाँ भी रोड पर इंटरसेक्शंस हैं वहाँ पर रुक कर नहाते हैं और नहाते टाइम पे हादसे हो जाते हैं, जिसमें जिनको तैरना नहीं आता वो डूब जाते हैं। जो इस संबंध में हमने समय समय पर अपने क्षेत्र में बाड़सा से लेके बुकनिया तक पैदल गश्त राइडर वगैरह चक्कर लगाती है और जो नहाने के लिए आते हैं उनको वहाँ से खदेड़ा जाता है और उनके फ़ोन वगैरह लेके उनके पेरेंट्स को भी इस बारे में सूचना दी जाती है कि भाई ये हादसा हो सकता है, यहाँ पर बच्चों को ना भेजें। देखिए, बिल्कुल आपने ठीक कहा, डीसी साहब द्वारा सेक्शन 144 लगा हुआ है, यहाँ पे प्रोहिबिटेड है और इस बारे में पुलिस विभाग से भी बात की गई है और एसएचओ साहब से भी अनुरोध किया गया है कि थोड़ा सख्ती से उन आदेशों की पालना करवाएं, क्योंकि बहुत सारे हादसे हो चुके हैं, बच्चों को अपना जीवन खोना पड़ता है और पूरे परिवार के लिए बड़ा दुख का समय आता है। तो उन चीज़ों को अवॉइड करें। चलो लीगली तो कानूनन रूप से तो हम सख्ताई करके इसको एनफोर्स कराएंगे, लेकिन मेरा सभी अभिभावकों से भी अनुरोध है, बच्चों से भी अनुरोध है कि इस तरह से यहाँ पर नहाने और ये क्रियाएं ना। और मेरा गांव मेरा देश में फिलहाल इतना ही। यहाँ रुक रहे छोटे से ब्रेक के लिए।